प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और साथ ही साथ जबरदस्त होंगे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 27/11/2024 के दिन फर्स्ट मीटिंग में जो पेपर हुआ था, उस पेपर से पार्ट 1 के रूप में गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि किसी आंकड़े का माध्य, मैं बार बार आपको समझाता रहता हूं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, इन सभी चीजों से यानी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से एक सवाल जरूर आपकी परीक्षा में पूछता है। तो देखिए दिया है, यदि किसी आंकड़े का माध्य 65 और उसका बहुलक 23 है तो अनुभाविक सूत्र का प्रयोग करते हुए माध्यक ज्ञात कीजिए। मैं आपको बार बार बताया हूं, एक बार पुनः फिर से बताता हूं कि यह सूत्र आप याद कर लो कि बहुलक बराबर क्या होता है। बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका, माध्यिका माइनस 2 माध्य। आपको यही याद रखना है, इसी को याद रखने से सवाल का उत्तर आपका लग जाएगा। देखो, बहुलक कितना दिया है 23, 3 गुणे क्या पूछा गया है, माध्यक यानी माध्यिका पूछा है और माध्य कितना दिया 65। तो 3 माध्यिका आप लिख लो, चाहे x लिख लो, जो मर्जी सो लिख लो, और माइनस 2 गुणे में माध्य क्या लगाओगे 65। 65 दूना 130 होता है, तो माइनस 130 इधर आएगा तो प्लस 130 हो जाएगा। ये बातें समझ में आ जाएगा। 6 दूनी 12 यानी 130। अब देखो कि इन दोनों को जोड़ोगे तो 153 आ जाएगा, बराबर में 3 माध्यिका, 3 माध्यिका। अब देखो आपसे माध्यिका पूछा तो 3 को उठा के यहाँ कर दो, 3 5 15 और 3 1 3 यानी 51 सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी जो माध्यिका आपकी आई है वो 51 यानी 51 यानी ऑप्शन नंबर 1 सवाल का उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको लगाना है, तो याद रखिएगा कभी गलत ना होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कह रहा कि त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है। मतलब ये दोनों त्रिभुज आपस में एक दूसरे के समरूप है, यानी या तो भुजाएं बराबर होंगी या दो भुजाएं एक कोण बराबर होंगे। किसी प्रकार से दोनों त्रिभुज समरूप है। और जहां पर BC बराबर 1 और EF बराबर 4 यानी BC बटे EF बराबर 1/4 है। और कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। अब देखो, EF का भुजा दिया है 4 और BC दिया है कितना 1। तो देखो पहले EF दिया है तो यानी EF मतलब 4, और त्रिभुज ABC में BC बराबर 1 और इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, तो बस इन्हीं का वर्ग कर देना है, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 4 चौके 16 और 1 एकन 1 यानी इस प्रकार से 16 वर्ग इकाई, 16 वर्ग इकाई इन सवाल का उत्तर हो जाएगा। और सवाल का ऑप्शन नंबर 2 सवाल का उत्तर सही हो जाएगा। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होता है उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। बस यही आपको याद रखना। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कहता है कि दिए गए प्रेक्षण दिया गया है, कुछ अंक दिए गए हैं, उनको देखना है प्रेक्षणों को। और कह रहा है कि माध्यक क्या है, माध्यांक क्या है या माध्यक क्या है। तो ऐसे में देखिए पहले इस डाटा को सेट करना होता है आरोही क्रम में। तो चलिए मैं सेट करता हूं। 20 1 2 3 4 5 6। तब 20 20 20 और आपको 20 ऐसे लिखना कितनी बार, 6 बार लिखना है। देखो 3 6 बार हो गया। फिर 20 से बड़ी संख्या क्या मिलेगी आपको, 20 के बाद 23 है, 25 है, 23 के बाद क्या है भैया 25 है, और फिर 25 के बाद क्या और 25 है, कोई नहीं। 25 के बाद आपको मिलेगा 30 31 32, 30 31 31 32 और 32 के बाद 35 35, उसके बाद 41 42 43, 41 42 और 43। ये देखो अंक हो गए। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंक है। अब ये आरोही क्रम में शिफ्ट हो गए। अब इनका माध्यक निकालने के लिए अगर ये 15 हैं तो +1/2 वहां पद क्या होता है भैया, माध्यक होता है। क्या होता है, माध्यक होता है। बात समझ गए। तो 15 1 16/2 मतलब 16/2 मतलब आठवां पद क्या होगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आठवां सवाल का उत्तर यानी 25 सवाल का उत्तर हो जाएगा इसका माध्यक। बातें समझ में आई। माध्यक ज्ञात करने के लिए, माध्यिका ज्ञात करने, माध्यक मतलब माध्यिका ज्ञात करने के लिए पदों को आरोही क्रम में लिखना होगा और आरोही क्रम में लिखने के बाद अगर सम संख्या आती है तो मध्य की दो संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग, अगर विषम पद आता है तो मध्य की संख्या माध्यक या माध्यिका कहलाती है। अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है साधारण ब्याज। देखिए अगला सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट का है। कहता है कि साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं की 7/5 हो जाती है। माना मूलधन आपका कितना है, मूलधन x रुपया है और वह धनराशि हो जाती है यानी मिश्रधन, और मिश्रधन क्या हो जाता है, 7x/5 हो जाता है। तो ऐसे में मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है, ब्याज होता है। ब्याज, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर ब्याज। तो 5 × 5 - 7 बराबर 2x/5 क्या बन गया, ब्याज। कह रहा वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो सूत्र आपको लगाना है, सूत्र लगाना साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे में समय बटे में 100। अब साधारण ब्याज क्या बनता है जरा देखिए यहां से, तो 2x/5 और मूलधन कितना है x और दर गुणे में समय कितना था 4 वर्ष बटे में 100। देखो x से x खत्म हो गया, 4 25 में 100, 5 × 5 = 25 और 5 दूनी 10 और वहां आ जाएगा r यानी 10% क्या बन रहा है, ब्याज दर बन रहा। सवाल का उत्तर हो जाएगा। समझ में आ जाएगा ना। तो ऐसे सवाल को लगाना है। अभी ये सवाल आपको लगाना होता तो मूलधन इतना है और मिश्रधन 7x/5 है, दोनों का अंतर ब्याज बनेगा तो यानी 2x/5 ब्याज है, मूलधन है गुणे दर गुणे में समय बटे में 100। जब आपको पता चल जाएगा तो फटाफट लगाओगे। अब देखो 4 25 में 100, 5 पंचे 5 25 में पंचम 25 और 5 दूनी 10 हो जाएगा, x से x कट जाएगा, दर प्रतिशत आ जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। यदि कोई संख्या का 60%, देख पा रहे हैं आप सभी लोग, यदि किसी संख्या के 60%, तो माना संख्या x के 60% यानी 60/100 को 120 में जोड़ा जाए, यानी 120 में जोड़ दिया गया, तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त हो जाती है यानी x प्राप्त हो जाता है। तो उसी संख्या के 60% कितने के बराबर होगा। तो चलो 20 × 60, 20 पंचे 100 और 3x बटे में 5 उधर जाएगा, तो 5 × 5 - 3 बराबर 2x बटे में क्या हो जाएगा 5, 120। 5 बटे में है, 5 गुणे में, 2 गुणे में है तो 2 बटे में, 2 छक 12 यानी 6 पंचे 300, यानी x का मान आ गया है 300 और पूछा है भैया 300 का 60% ज्ञात करो। तो 300 का 60% निकाल लो, 2 0 से 2 0, 6 × 18 यानी 180 सवाल का उत्तर, यानी ऑप्शन नंबर 3 सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ जाएगी ना। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि भिन्न दिया है। कह रहा भिन्नात्मक रूप में इसका सही व्यंजक क्या है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखो मैं लिखता हूं 6.464646। ये भैया जितनी बार चाहो उतनी बार आप लिख सकते हो, लेकिन मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 6.46 के ऊपर बार लगा देता हूं। अब देखो यहां पर 2 पद बन गया, 6 + 0.46 के ऊपर बार हो गया। अब आप देखोगे 6+ में ऐसा जब भी कभी लिखा हो तो 46/99 लिखा जा सकता है।
समझ गए ना। अगर दशमलव p के ऊपर बार है तो इसका मतलब p बटे 9 है, दशमलव p q के ऊपर बार है तो इसका मतलब p q बटे 9 है। यहाँ p q मतलब कोई अंक हो सकता है, या दशमलव p q r तीनों के ऊपर बार है तो p q r बटे में 9 लिखा जा सकता है। ये शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न में से पूछा गया या दिया गया है। अब देखो 99 का गुणा 6 में करोगे तो 6 9 54, 54 के 4, इसका इसके साथ गुणा होगा, इसके साथ जोड़ होगा तो 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 9 54 5 59, और प्लस में क्या हो जाएगा 46 बटे में 99। 6 4 10 के शून्य हासिल आए 1, 6 4 10 के शून्य हासिल 1, 9 4 13 1 14, 5 1 6, 640 बटे 99 जहां भी होगा सवाल का उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला वाला सवाल का उत्तर 640 बटे 99 यहाँ भी है, लेकिन यहाँ 99 चाहिए, हमको 99 चाहिए था। बोले बात समझ में आ जाएगी ना, तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, ना समझ में आए तो वीडियो को पुनः रिवर्स करके देख लिया करिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। देखो अमिता नाम लिख लो आप, अमिता और कौन है अमृता, अमृता है अमिता और अमृता। देखो अमिता अमृता से 2 वर्ष बड़ी है तो अमृता 1 साल की, तो अमिता x प्लस 2 साल की। कह रहा अमिता के पिता, इसके अमिता के पिता की बात करता है, अमिता के पिता की आयु अमिता के आयु से दुगनी है, यानी 2x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 का दोगुना है। और अमृता की आयु उसकी बहन के आयु से दुगनी है। अब अमृता की आयु जो है इसी के बहन के आयु की दुगनी है, तो उसकी बहन की आयु इसी का आधा हो जाएगा, हो गया ना। फिर कहता अमिता के पिता और अमृता की बहन, यानी अमिता के पिता और अमृता की बहन, इन दोनों में आयु में 43 वर्ष का अंतर है। तो चलो भैया यहाँ से सरल कर लो, 2 1 2 x माइनस प्लस में 2 दूनी 4, और उसको लाके इसमें से घटा दोगे तभी तो अंतर होगा। अब पापा बड़ा होते ही हैं, और इन दोनों में कितने का अंतर है 43 का अंतर है। अब देखोगे तो भैया ये 4 प्लस है तो 4 माइनस हो जाएगा और आ जाएगा 39, और यहाँ देखो 2x माइनस x बटे, तो 2 दूनी 4 माइनस 1x बराबर 3x बटे में 2, 3 बटे 2 तो 2 बटे 3 हो जाएगा, यानी 39 गुणे में 2 बटे में 3 आ जाएगा। 3 13 में 39 और 13 दूनी 26 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 13 तो नहीं 26 सवाल का उत्तर, यानी उत्तर नहीं हुआ। अभी अमृता की आयु आई 26 साल और अमिता की आयु 26 2 28 साल। कहा क्या है अमिता और अमृता की आयु के बीच में अंतर ज्ञात कीजिए, तो भैया 2 साल का अंतर है, सवाल का उत्तर हो जाएगा 2 साल का अंतर हो जाएगा दोनों की आयु में। क्या ये बातें समझ में आई? नहीं समझ में आया तो पुनः रिवर्स करिए और देखिए ताकि समझ में आ जाए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चले चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचना चाहता है, दिखावा करता है, बेचने का दिखावा करता है, हालांकि वह गलत भार का उपयोग करता है जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, यानी 200 ग्राम का बटखरा लाता है और जिस पर 200 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है, यानी ये 200 ग्राम का बटखरा केवल दिखने में है लेकिन 200 ग्राम का है नहीं। तो कह रहा गलत भार का उपयोग करके दुकानदार 25% का लाभ कमा लेता है। कह रहा भैया हम दामे का दाम दे रहे हैं लेकिन बटखरा जो है वो गलत लगाया है और फायदा ले रहा बटखरा में। तो कह रहा कि प्रयुक्त भार वास्तविक माप कितना है, यानी जो भार वो लगा रहा है उसका वास्तविक माप कितना है। तो ऐसे सवाल को ऑप्शन से लगाया जाएगा, पिछले वीडियो में मैंने बताया था। अब देखो 200 ग्राम का भार है, 200 ग्राम का बटखरा दिखा रहा है, क्या हम 200 ग्राम का बटखरा ले आए वास्तविक भार तो हमारा फायदा होगा 25%? बिल्कुल नहीं, 0% का फायदा होगा। भाई दामे का दाम हो जाएगा, भार भी उतना दे दे रहे हैं। अगला देखो 160 ग्राम, अगर हम 160 ग्राम का बटखरा लगाएं तो हम 40 ग्राम का चूना लगाए कि नहीं, उसको 40 ग्राम का, और दे कितना रहे हैं 160 ग्राम, और गुणे में 100। अब देखो 0 से 0, 4 चौक के 16 हो जाएगा, 4 25 में 100, यानी 25% का फायदा यहाँ आ रहा है। क्या कह रहा था 25% का लाभ हो, यानी यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। 160 ग्राम का बटखरा हम प्रयोग कर रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा 2 व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी, ऐसे
दो व्यक्ति, इन दोनों के बीच 56 किलोमीटर की दूरी है। एक व्यक्ति इधर से और एक व्यक्ति इधर से। देखो दूरी पर स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते हुए आते हैं। ऐसे ये आता है, ऐसे ये आता है। कह रहा पहले व्यक्ति की चाल 12 किलोमीटर, इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे व्यक्ति की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। कह रहा यदि वे एक साथ गाड़ी चलाना आरंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। यानी इन दोनों के बीच कितना समय बाद 4 किलोमीटर का दूरी रह जाएगा। तो देखो जब दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही दिशा में, तो चालें घटती हैं, विपरीत दिशाओं में चलेंगे तो चालें जुड़ेंगी। तो भैया 14 12 कितना हो जाएगा 16 और 26, 14 और हम 12 जोड़ते हैं तो 26 किलोमीटर प्रति घंटा उनकी चाल बन गई। और आपको 4 किलोमीटर इनका अंतर देना, तो पहले 4 घटा ही लो, तो आएगा कितना 52 किलोमीटर इनको चलना है। तो देखो 26 1 घंटे में चलना है, तो 52 कितने घंटे में चलेंगे 2 घंटे में। यानी 26 दूना 52, यानी उन दोनों के बीच 2 घंटा जैसे चलते हैं, तो उसके बाद 4 किलोमीटर की दूरी रह जाएगी। क्या समझ में आया ना। अगला सवाल चलते हैं। कहता है 2 कक्षाएं ए और बी, कहता है कि 2 कक्षाएं ए और बी हैं। ऐसे आपके पास 2 कक्षा, एक ए एक बी है। यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, हम ऐसे मान लें कि इसमें से 7 विद्यार्थी उसमें कर दिए, यानी अगर मान लो इसमें x विद्यार्थी उसमें y, तो उसमें 7 विद्यार्थी प्लस हो गए कि नहीं हो गए, स्थानांतरित कर दिए, उठा दिए गए, तो इसमें से 7 माइनस हो गए। इसमें से 7 निकाला, उसमें 7 प्लस कर दिया, तो B में A से दुगनी संख्या में विद्यार्थी होंगे। यानी A में जितना भी संख्या होगा उसी का दुगना बराबर क्या हो जाएगा B में हो जाएगा। इसे सरल कर लो, 2 एकन 2x और 2 सत्ते 14 बराबर में y प्लस में 7, 14 उधर जाएगा प्लस 14 हो जाएगा, y इधर आके घट जाएगा, तो 2x माइनस वाई बराबर 21। फिर मैं बात करता हूं ए और बी। कह रहा है कि यदि 3 विद्यार्थियों को बी से ए में भेज दिया जाए, यानी यहां पर y थे, यहां पर x, यहां से 3 विद्यार्थी निकालो, 3 विद्यार्थी यहां बढ़ा दो। यदि 3 विद्यार्थी निकालकर ए में भेज दिया जाता है तो दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या समान हो जाती है, यानी ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तब फिर देखो x y को उठाओ माइनस, और 3 उधर जाएगा 6 हो जाएगा। फिर एक समीकरण पता चल जाएगा, एक समीकरण कह रहा दोनों कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्या के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। केवल दोनों के बीच अंतर ज्ञात करना है, तो यहां देखो अंतर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। a माइनस बी बराबर 6, यानी दोनों कक्षाओं में जो विद्यार्थियों संख्या का अंतर है कितना है 6 है। बस सवाल का उत्तर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा ना। दोनों में धनात्मक अंतर 6, यही देखो दिख रहा है, यही सवाल का उत्तर, और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। क्या ये बातें आपको समझ में आ जाएगी? तो देखो प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 27/11/2024 के दिन हुए फर्स्ट मीटिंग से गणित के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के माध्यम से हल करवाया है। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, साथ ही साथ आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपने मित्रों को भी यह चैनल शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और अभी तक आपने बेल आइकन यानी घंटा नहीं दबाया है तो तुरंत दबा दें तत्काल, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।